हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। दोस्तों, यदि आप भी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो कुछ नहीं, सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए। जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है वर्ष 2011 से लेकर के 2024 तक पूछा गया क्वेश्चन को सिर्फ यदि आप पढ़ लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यदि आप पढ़ लेते हैं तो आप सीटेट के एग्ज़ाम को आराम से पास कर जाएंगे। देखिए, सीटेट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेशन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। और जो क्वेश्चन होती है, पूछा गया क्वेश्चन को ही घुमाकर पूछता है। तो आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं कम समय में, आपके पास समय भी अब कम रह गया है क्योंकि 2026 यानी फरवरी में 8 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाली है, 8 फरवरी 2026 को। तो अभी से आपका समय बहुत ही कम है। तो बहुत ही कम समय में यदि आप बेहतर तैयारी करके रिजल्ट लाना चाहते हैं तो वर्ष 2011 से लेकर के 2024 तक में जितने भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है एग्जाम में, सिर्फ उतना को आप फॉलो कीजिए। आप आराम से सीटेट एग्जाम को पास कर जाएंगे। हमारे चैनल पर 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया आपके सीटेट के एग्जाम में, सबका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग भी सीटेट एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। देखिए, आज जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये आपका 2024 का है, पेपर है करंट, यानी 2000 पिछले साल 2024 में जो पूछा गया था क्वेश्चन आपका हिंदी से, उस क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ। और क्वेश्चन लाने का एक ही उद्देश्य है मेरा, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। और देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको हम पढ़ाएंगे ये क्वेश्चन आपका रिपीटेशन क्वेश्चन है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। वर्ष 2022 या 23 में लगभग ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेशन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो कीजिए, इसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़िए, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए। यदि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप या मेरे आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट लिख सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ष 2024 में पूछा गया क्वेश्चन हिंदी से। देखिए, हिंदी में आपको गद्यांश और पद्यांश दोनों से आपका 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, जिसमें आपको एक गद्यांश दे देगा और एक पद्यांश दे देगा, और गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन जो है ना आपसे पूछ लेगा। तो 15 नंबर इससे पूछता है। उसके बाद आपका नॉर्मल जो है आपका बेसिक ग्रामर से पूछता है। उसके बाद आपका शिक्षण हिंदी पेडागोजी से पूछता है। ठीक है, तो कुछ नहीं, सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही लगातार कीजिए, लगातार पढ़िए, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी और एग्जाम को पास कर जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ष 2024 में पूछा गया क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, पहला तो यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सही या सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, पहले आपको यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ, गद्यांश को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तभी जाकर के इस पर जो आधारित क्वेश्चन पूछेगा आपसे बन पाएगा। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गद्यांश है, आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। मन के शुद्ध और सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के आयाम है। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का समावेश होता है। बाह्य स्वच्छता का मूल आधार आंतरिक स्वच्छता है। मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम और सम्मान जैसे आत्मा के जन्मजात गुणों का उल्लंघन प्राकृतिक विधि, विधान और व्यवस्था का उल्लंघन है। अब तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ था, अब गद्यांश से आधारित आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। पहला है, देखिए यहाँ पर, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। पहला है ऑप्शन निर्मल विचार, शांति, प्रेम, शिक्षा। देखिए, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित है आपका निर्मल विचार, शांति, प्रेम, और जो आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है ये आपका शिक्षा। शिक्षा जो है ये आपका आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है, तो यही आपसे पूछा जा रहा था। तो ऑप्शन जो है आपका फोर्थ यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बुनियादी आवश्यकता है। देखिए बुनियादी आवश्यकता क्या है? बाहरी स्वच्छता और निर्मलता, भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, बाहरी और भीतरी स्वच्छता और शुद्ध विचार। तो देखिए बुनियादी आवश्यकता जो है आपका बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता है। करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका थर्ड होगा। अगला क्वेश्चन है बाह्य स्वच्छता का मूल आधार आंतरिक स्वच्छता है। वाक्य का आशय है बाहरी और भीतरी स्वच्छता दोनों आवश्यक है। भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है। बाहरी स्वच्छता पर नहीं भीतरी स्वच्छता आधारित है। बाहरी और भीतरी स्वच्छता एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो देखिए भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है। करेक्ट ऑप्शन आपका सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है आपका विधान में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। जब किसी शब्द के अंत में एक प्रत्यय जो है ना किसी शब्द के अंत में लगता है तो विधान में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? तो वैधानिक बनेगा। क्या बनेगा? वैधानिक बनेगा। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वैधानिक। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें विशेषण विशेष का संबंध नहीं है? बाह्य स्वच्छता, शिक्षा, पर्यावरण, बुनियादी आवश्यकता, जन्मजात गुण। कौन होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो देखिए शिक्षा पर्यावरण में जो है ना विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। तो ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा शिक्षा पर्यावरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है समूह से भिन्न शब्द है। समूह से भिन्न शब्द है स्वच्छता, निर्मलता, सम्मान, स्वच्छ। देखिए स्वच्छता, निर्मलता, स्वच्छ ये आपका सब एक ही है लेकिन सम्मान जो है ना ये शब्द से अलग है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा आपका थर्ड। क्या होगा? स्वच्छता, निर्मलता, सम्मान, स्वच्छ। समूह से भिन्न शब्द क्या होगा आपका बताइए? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर आपका हो जाएगा सम्मान हो जाएगा। ठीक है समूह से भिन्न क्या है? सम्मान है। तो ऑप्शन आपका थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सम्मान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है। आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य क्या होगा? मन में कोमल भाव जगाना, मन की कल्पना को उड़ान देना, मन के बुरे भावों को दूर करना, मन की समस्त भावनाओं का दमन करना। तो आंतरिक स्वच्छता का जो तात्पर्य होता है यह होता है आपका मन के बुरे भावों को दूर करना। तो करेक्ट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा मन के बुरे भावों को दूर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बुनियादी में प्रत्यय है। अभी आपको बताया है कि प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है। तो बुनियादी में प्रत्यय क्या होगा बताइए? तो बुनियादी में प्रत्यय जो होगा आपका ई प्रत्यय होगी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड होगा ई। अगला है गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विचारों और भावों की पवित्रता, शारीरिक स्वच्छता एवं शुद्धता, शांति, प्रेम और बाह्य स्वच्छता, शांति, बाह्य स्वच्छता और स्वास्थ्य। तो गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए जो है ये आपका क्या है? तो यह होगा आपको विचारों और भावों की पवित्रता। तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा विचारों और भावों की पवित्रता। अभी तो यहाँ दिया गया गद्यांश को पढ़े, गद्यांश पर जितने भी क्वेश्चन दिया गया था उसको पढ़े। अब है आपका यहाँ पर दिया गया पद्यांश यानी कविता दिया हुआ है और कविता पर आधारित जो है ना आपको प्रश्न यहाँ से पूछेगा। तो अभी आपको बताए हैं कि गद्यांश और पद्यांश से पूछता है। पद्यांश जो हो गया ये आपका कविता। ठीक है तो चलिए कविता दिया हुआ है, कविता को पढ़ते हैं और इस पर आधारित जो क्वेश्चन पूछेगा उसको बनाएंगे। कविता है इसको पढ़िए। कविता का पंक्ति क्या है? कविता का पंक्ति है हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत भरी चुकाई थी, व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। यहाँ पर दिया हुआ कविता। अब यहाँ पर कविता से संबंधित जो क्वेश्चन बनेगा इसको
चलिए बनाते हैं। कविता में किस छल की बात की गई है? तो कविता में जो है ना, यहाँ जो है कविता में जो कहा गया है कि व्यापारी बनकर आया था और हमारे ऊपर क्या किया, शासन किया था और मुझे गुलाम बनाया था। तो कविता में छल की बात की गई है, व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने के लिए। तो ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने के लिए। यानी अंग्रेजों लोग जो आया था हमारे देश में, व्यापारी बनकर आया था और हमारे ऊपर जो है ना शासन करके मुझे गुलाम बनाया था। तो ऑप्शन जो है ना यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? तो नीति शब्द में जो है यह आपका एक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, नैतिक होगा। ठीक है, नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? तो एक। नीति से क्या बनेगा? नैतिक बनेगा। तो यहाँ पर एक प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन जो है ना आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वाभिमान का संधि विच्छेद है। स्वाभिमान का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वाभिमान का संधि विच्छेद जो होगा ये आपका स्व प्लस अभिमान होगा। तो ऑप्शन जो है ना आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था, यह भाव कविता के किस अंश में प्रतिबिंबित होता है? वीर शहीदों के बलिदानों से, गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, कीमत बड़ी चुकाई थी, लंबी चली लड़ाई थी। क्या होगा? तो वीर शहीदों के बलिदान से हमें क्या है, देश की आज़ादी मिला था। तो वीर शहीदों के बलिदान से, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वीर शहीदों की क्या होगा, लड़ाई से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था कि देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था, यह भाव कविता के किस अंश में प्रतिबंधित होती है? तो एक लंबा समय लगा था, इसका मतलब लंबी चली लड़ाई थी। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, फर्स्ट ना होगा, फोर्थ होगा। यानी एक लंबा समय लगा था, इस कविता का भाव क्या है कि लंबी चली लड़ाई थी। एक लंबा समय का मतलब क्या है कि लंबी लड़ाई जो है ना बहुत लंबी चली थी। तो ऑप्शन जो है ना आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश की स्वतंत्रता के लिए, तो देखिए देश की स्वतंत्रता के लिए शस्त्रों का निर्माण किया गया था, अपने जीवन की आहुति दी गई थी, बहुत सारा धन दिया गया था, वीरों की भर्ती की गई थी। तो देखिए देश की स्वतंत्रता के लिए क्या किया था, अपने जीवन की आहुति दी गई थी। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवन की आहुति। अगला क्वेश्चन है, आजादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया है? तो वीरों की कूटनीति को, वीरों के अस्त्र शस्त्र को, वीरों के बलिदानों को, व्यापारी वर्ग के सहयोग को। तो देखिए आजादी मिलने का श्रेय जो है ना वीरों के बलिदान को दिया गया था। तो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चों द्वारा शिशु गीत आलापन किसके तरीके हैं? शब्दावली को समृद्ध करने के, उच्चारण का अभ्यास करने के, शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के, अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्य की लय के। तो क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्य के लय। ऑप्शन आपका फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर का पुस्तकालय के प्रयोग में, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है? पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौका मिलने चाहिए। दूसरा ऑप्शन, पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय परिवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है, पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। तो देखिए पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पाठ पठन सर्वाधिक उपयुक्त से हो सकता है। यह जो है पुस्तकालय में, यह जो है प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में यह कथन जो है ना सही नहीं है। तो ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन जो है ना आपका फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता यानी मास्टरी होनी चाहिए? तो ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रवाह, डिकोडिंग और भाषा अवबोधन, दृश्य
शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान, सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो देखिए, साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता होनी चाहिए? तो आपको निपुणता होनी चाहिए किसमें? तो डिकोडिंग और भाषा अवबोधन में। तो ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, डिकोडिंग और भाषा अवबोधन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना, व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना, व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखना। तो देखिए, व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं होगा, ये आपका व्याकरण को उसके नियम को कंठस्थ करके सीखना। तो ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, व्याकरण को उसके नियम को कंठस्थ करके सीखना नहीं है आपका व्याकरण शिक्षण को पढ़ाने का प्रभावशाली तरीका। तो ऑप्शन जो है आपका फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनियों के बीच संबंध पर बल देता है? समग्र भाषा पद्धति, व्याकरण अनुवाद, स्थिति परक उपागम, ध्वनि विज्ञान निर्देश। क्या हो गया यहाँ पर राइट आंसर बताइए? तो देखिए, साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षर और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है आपका ध्वनि विज्ञान निर्देश। ऑप्शन जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ, ध्वनि विज्ञान निर्देश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछे, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो, गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है? तो गतिविधि का यह प्रकार जो है ये आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है मौखिक प्रवाह अभ्यास, दूसरा ऑप्शन है नियंत्रित मौखिक अभ्यास, तीसरा ऑप्शन है स्वच्छंद बोलना, चौथा ऑप्शन निष्क्रिय श्रवण। क्या होगा राइट आंसर बताइए? तो मौखिक प्रवाह अभ्यास ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? पहला ऑप्शन, क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य के माननीय लेखक है? क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों को स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई है? क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन पाठ्यचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेगी? क्या यह पुस्तक एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग के प्रयोग के लिए उपयुक्त है? क्या होगा राइट आंसर? तो क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य के माननीय लेखक है? यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या होगा फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य के माननीय लेखक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थी के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? पहला है प्राकृतिक उपागम, दूसरा है संप्रेषणात्मक उपागम, तीसरा है प्रत्यक्ष विधि और चौथा है श्रव्य भाषविक विधि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा संप्रेषणात्मक उपागम, ऑप्शन आपका सेकेंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा संप्रेषणात्मक उपागम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना, नए शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करवाना, संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास करवाना, सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए? तो सहपाठी के आकलन, सहपाठी के काम की जांच के कौशल को विकसित करना, ऑप्शन आपका यहाँ पर फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब डैश अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं, वे सभी इंद्रियों का उपयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं, वे अपने कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं या बार बार लिखते हैं, मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल पर विकास होता है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा, वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं, ऑप्शन जो है आपका सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है? पहला ऑप्शन है प्रारूपण, दूसरा है पुनः प्रारूपण, तीसरा है प्रूफ रीडिंग, चौथा है सहपाठी मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा यह होगा आपका प्रूफ रीडिंग, ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा यानी मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है? प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष विधि, श्रव्य भाषिक विधि। क्या होगा राइट आंसर? तो ये होगा आपका प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में कौन सा मानदंड TLM के चयन के लिए सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों के प्रयोग के लिए आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, चयनित सामग्री ऐसी हो जो बच्चों को जिज्ञासा के साथ खोजबीन और प्रयोग करने में पर्याप्त अवसर दे। तीसरा ऑप्शन, चयनित सामग्री अधिमानतः आसानी रूप से निर्मित या स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जिसे आसानी से बदला जा सके। चौथा ऑप्शन है, चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चों को प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है, तपती हुई धूप में बाह्य गतिविधियों को न करके और आंतरिक गतिविधियों का आयोजन करके। दूसरा है, मुख्यतः शिक्षार्थी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करके। तीसरा ऑप्शन है, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। चौथा ऑप्शन है, रंगीन का आकर्षक परिवेश के लिए कक्ष की सजावट करके। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। ऑप्शन जो है आपका थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है और यह आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है? पाठचर्या सिद्धांत, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत, मूर्त सिद्धांत, तकनीकी सिद्धांत। तो ये आपका जो है ना मूर्त सिद्धांत नहीं है, आपका ऑप्शन आपका जो है ना थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपका वर्ष 2024 में हिंदी से जो क्वेश्चन पूछा गया था, सारा प्रश्न जो है ना अभी यहाँ पर आप लोग देखे पढ़े। तो इसी तरह से क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछेगा और इसी तरह का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आप एग्जाम को पास कर जाएंगे। हमारे चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यदि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नोट्स भी चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो को अधिक से अधिक मेरे दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।